Yeah, very good afternoon all. My screen is visible? Yep, guys, I'm audible. I think so. Yes, Alright, that's fine. Today, actually, we have started your another unit because your first unit is already completed. Uh, Another unit, actually, I have started unit 3. Okay, not unit 2 right now. Unit 3, I have started unit 2 because unit 1 and unit 2 is related to each other. Mostly related to each other. I'm talking about that thing. Uh, Unit 3, actually when I'm talking about Unit 3 का base है algorithms. Okay, we already know about कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, राइट? डेटा कैसे मेमोरी में सेव हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में मैंने कहा जब हम स्टैक में, एरे में, ट्रीज में जब डेटा को इंसर्ट करा रहे थे तो विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक करा रहे थे, राइट? ये डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, उसका भी एक रूट था, डेटा को हम डिलीट कर रहे थे किसी डेटा स्ट्रक्चर में। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ स्टैक में, क्यू में, लिंक लिस्ट में, जब हम डेटा को फाइंड आउट भी कर रहे थे, डेटा को डिलीट भी कर रहे थे, इंसर्ट भी कर रहे थे, तो दे आर ऑलवेज अ वन कोड। ओके, दे इज ऑलवेज अ वन लॉजिक। विद द हेल्प ऑफ दैट लॉजिक, विद द हेल्प ऑफ दैट कोड, हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे थे, राइट? तो इट मीन्स दैट कि हमें अगर किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करना है या डेटा को रिट्रीव करना है या डेटा को इंसर्ट करना है, तो देयर इज सम लॉजिक, राइट? देयर इज सम प्रोग्रामिंग लॉजिक। हमें उसको प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट करना होगा। विद द हेल्प ऑफ दैट लॉजिक, विद द हेल्प ऑफ दैट कोडिंग लैंग्वेज, हम क्या करते हैं, अपना लॉजिक बिल्डअप करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, डेटा को सर्च करते हैं, वट एवर ऑपरेशन वी वॉन्ट। ओके, वट एवर ऑपरेशन वी वॉन्ट, विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ सम कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उस लॉजिक को डिफाइन करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उस लॉजिक को डिफाइन करते हैं। एंड जो लॉजिक होता है, लॉजिक मीन्स कि हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें उसको लिखना है, राइट? उसको लिखना है, उसको एक्चुअली हमें कंप्यूटर सिस्टम को समझाना है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है हमें उसको समझाना है कि हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, so that's actually a coding language. With the help of some coding language, they are various coding languages. Okay, with the help of that coding language हम क्या करते हैं, हम उस लॉजिक को लिखते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है हम वो ऑपरेशन को लिखते हैं। ठीक है, अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्शन, डिलीट करना है तो डिलीट, सर्च करना है तो सर्च, हम उसका लॉजिक लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कोडिंग लैंग्वेज, एंड हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर, राइट? जब हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, राइट, अगर मैं ऑपरेशन भी बोल सकती हूँ या फिर मैं कोई टास्क भी बोल सकती हूँ, जब भी मैं किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेती हूँ, बिकॉज दे आर लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं, हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपना कोड लिखते हैं फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क। ओके, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अब वो टास्क कुछ भी हो सकता है। टास्क कैन भी कि मेरा डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाए। टास्क आपका ये भी हो सकता है, टास्क ये भी हो सकता है कि मुझे 5 नंबर्स को ऐड करना है। टास्क ये भी हो सकता है कि हमें जैसे मैं बोलूँ कि हमें व्हाट्सअप का फ्रंट पेज बनाना है। ओके, टास्क कैन बी एनीथिंग, राइट? क्योंकि जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में, जो भी हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो भी ऑपरेशंस है, हम सबको कंप्यूटर वर्ड में लेके आ रहे हैं। तो टास्क कैन बी एनीथिंग। ठीक है, हमें व्हाट्सअप जैसे एप्लीकेशन को डेवलप करना है या फिर हमें कैलकुलेटर जैसे एप्लीकेशन को डेवलप करना है, टास्क आपका कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट, एक्चुअली मैं बोलूँगी दैट लैंग्वेज जो काइंड ऑफ, मैं बोलूँगी कि आप जो भी टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप एक कोड को, जो भी आप टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको आप एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप मैनर्स में कोडिंग लैंग्वेज में उसको मेंशन करते हैं, सो डैट कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम, सो डैट कि हमारा हार्डवेयर जो है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, राइट? बिकॉज इन आर डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं कि अगर मुझे किसी को, सामने वाले को कुछ कन्वे करना है, किसी सामने वाले को कुछ मुझे समझाना है, तो डेफिनेटली हम उसकी
लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी लैंग्वेज में हम कन्वे कर पाते हैं। सिमिलरली कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीन्स क्या हुआ कि वी हैव, जब भी हमें कोई टास्क को परफॉर्म करना होता है तो हमें कुछ लॉजिक लिखना होता है, हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप मैनर्स लिखने होते हैं, ठीक है। कोई भी टास्क हमारा, कोई भी टास्क हमें परफॉर्म करना, डेफिनेटली किसी भी टास्क को हम चाहे रियल लाइफ में परफॉर्म करें चाहे कंप्यूटर में परफॉर्म करें, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के हमेशा स्टेप बाय स्टेप मैनर्स होते हैं, ठीक है। हमें स्टेप बाय स्टेप उस टास्क को पहले लिखना होता है, ठीक है, कि कैसे हम उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। जो हम स्टेप बाय स्टेप मैनर हम उस टास्क को लिखते हैं ना, डेफिनेटली हम पहले मैनुअल लिखेंगे, पहले नोटपैड पे लिखेंगे, पहले अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, देन उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। देन आफ्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कन्वर्ट करता है 0101 लैंग्वेज में, जब हार्डवेयर में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, हमारा डेटा रिट्रीव हो रहा है, हमारे डेटा में जो भी कंप्यूटेशन होना था वो होता है, राइट। दे आर स्टेप बाय स्टेप मैनर, ओके। जब भी हम किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैनर में उसको मेंशन करते हैं, देन इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। बट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? एल्गोरिथम का मीन्स है कोई भी टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है, आपको टास्क को परफॉर्म करने का हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है। जैसे लेट्स सी, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, देयर इज शॉर्ट एग्जांपल, राइट। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो सकते हैं, बट दिस कैन बी वन शॉर्ट एग्जांपल, ओके। कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 इंटीजर्स थे, उन 5 इंटीजर्स को मुझे ऐड करना था, ठीक है। 5 इंटीजर्स है, 5 इंटीजर्स को मुझे ऐड करना है, तो 5 इंटीजर्स को ऐड करने के लिए देयर इज डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डेफिनेटली अगर मुझे 5 इंटीजर्स को ऐड करना है तो मुझे 5 इंटीजर्स को लेना होगा, यूज़र उसको लेगा, ठीक है। या तो आप कोडिंग में आप ले सकते हो, डैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि आप जब कोड लिख रहे हो तो आप कोड में स्टैटिक वैल्यू ले लो, कांस्टेंट वैल्यू ले लो, डैट कैन बी पॉसिबिलिटी। या फिर मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, हम यूज़र से पूछते हैं कि आपको 5 नंबर्स जिनको आपको ऐड करना है, आप प्लीज़ उन नंबर्स को एंटर करिए, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली अगर मुझे 5 नंबर्स को ऐड करना था तो मैं क्या करूँगी, आई एम गो टू फर्स्टली सेकंड स्टेप। सबसे पहले सेकंड स्टेप को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे क्या करना होगा, मुझे 5 नंबर्स को एंटर कराना होगा, ठीक है। 5 नंबर्स को अगर मुझे ऐड करना है, अगर मैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज की बात करूँ जिसको कोई कोडिंग नहीं आती, जिसको कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज की बात करूँ, उसको 5 नंबर्स को ऐड करना है तो वो क्या करेगा, 5 नंबर्स को एंटर करेगा, सिंपल। उसके लिए फर्स्ट स्टेप वही होगा कि 5 नंबर्स को मुझे एंटर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या किया, 5 नंबर्स को एंटर किया, ठीक है। अगर मैं 11 की बात करूँ, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं जा रही, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 नंबर्स को एंटर करेंगे। अब 5 नंबर्स को एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है। सम हम नॉर्मल कैसे करते हैं, सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है। 5 नंबर्स है, पहला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ऐड होगा, ठीक है। पहला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ऐड होता है, जो उसका सम आता है वो थर्ड नंबर के साथ ऐड होता है, फिर जो उसका सम आएगा वो फोर्थ नंबर के साथ ऐड होगा, फिर जो उसका सम आएगा वो फाइनल नंबर के साथ ऐड होता है, तब हमें फाइनल समेशन मिलता है, राइट। हम यही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। नॉर्मल लाइफ में हमें 5 नंबर्स को ऐड करना, हम यही लॉजिक फॉलो करते हैं। सेम लॉजिक हमने यहाँ पे भी फॉलो किया हुआ है। हमने क्या कहा कि फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करना है, ठीक है। मेरे पास जैसा फर्स्ट नंबर जैसा सेकंड नंबर, मुझे उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद सम आएगा, ठीक है। उस सम को आप उस सम को आप सबसे होता क्या है कि जब हम 5 नंबर को एंटर करते हैं तो उसमें 5 मेमोरी लोकेशन आ जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मुझे 5 नंबर चाहिए, मैंने 5 नंबर यूज़र से ले लिए, इसमें स्टार्ट मैंने उन 5 नंबर को यूज़र से लेने के बाद उनको मेमोरी से सेव कर दिया, मेमोरी लोकेशन से मैंने सेव कर दिया, ठीक है। 5 नंबर से अगर मैं एज्यूम करूँ कि 5 जो मेमोरी लोकेशन होंगी वो 0 1 2 3 4 रैंडम मेमोरी लोकेशन लिए मैंने अभी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन से हो सकता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, आपको देखो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। हम सिंपल ले रही हूँ कि अगर मैं 5 नंबर को यूजर्स के एंटर कराती हूँ तो पहला नंबर मेरी 0th लोकेशन पे जा रहा है, सेकंड नंबर मेरा फर्स्ट पे जा रहा है, थर्ड सेकंड पे जा रहा है, एंड सो ऑन। मैंने 5 मेमोरी लोकेशंस पे 5 नंबर्स को साइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सबमिशन करना था। तो जो मेरा फर्स्ट जो नंबर है जो 0th लोकेशन पे है, एंड जो सेकंड नंबर है जो मेरा फर्स्ट लोकेशन पे है, मैं उन दोनों को ऐड करूँगी, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडिशन जो है उसका समेशन जो आ रहा है आप वो कहाँ सेव करना चाहते हो, ठीक है। डेफिनेटली उसका एडिशन आएगा, समेशन आएगा, आप उसका एडिशन और समेशन कहाँ सेव करना चाहते हो, किसी अनदर मेमोरी लोकेशन में
ठीक है, किसी अनदर मेमोरी लोकेशन में भी हम सेव कर सकते हैं, या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि जो समेशन है वो 0th वाली मेमोरी लोकेशन पे ही सेव हो जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा, मुझे उन दो नंबर का समेशन था, मुझे दो नंबर का समेशन को मुझे सेव करना है। मैं किसी अनदर मेमोरी लोकेशन जो खाली मेमोरी लोकेशन है मैं उसको एलोकेट कर दूँ, वहाँ समेशन सेव हो सकता है। या फिर मैं क्या करूँगी, जो मेरी 0th मेमोरी लोकेशन है उस डेटा में मैं समेशन को भी सेव कर सकती हूँ। मेजॉरिटी क्या करते हैं, अदर मेमोरी लोकेशन लेते हैं जहाँ पे डेटा को, जहाँ पे समेशन को हम सेव करते हैं, क्योंकि ये एक कहते हैं कि ये हमारा एक प्रोसीजर होता है। एक्चुअली प्रोसीजर क्या फॉलो होता है कि हमें डैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि जो हमने डेटा नंबर लिए, जो हमने 5 नंबर्स एंटर कराएं, हो सकता है कि वो नंबर्स हम किसी और एप्लीकेशन में यूज़ कर लें, या फिर वो नंबर जो है वो किसी और फंक्शंस में हम यूज़ करें, किसी और स्टेप्स में भी यूज़ हो रहे हो। डैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा कोड है। ठीक है, यहाँ पे केवल समेशन लेना था मुझे, तो यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, जो बड़े बड़े कोड होते हैं, वहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इनपुट मैंने लिया है उन इनपुट को मैं बाद में भी किसी और प्रोसीजर, किसी और मैं कहूँगी स्टेप में मैं यूज़ करना चाहती हूँ। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। दैट्स वाई हम हमेशा एक अनदर मेमोरी लोकेशन लेते हैं कि जहाँ पे मेरा जो सम है या फिर मैं जो भी कैलकुलेशन कर रही हूँ वहाँ पे वो सेव हो। दैट मेमोरी लोकेशन जो मैंने वहाँ पे ली है वो कहला रही है सम। सम मैंने एक मेमोरी लोकेशन ली है, एक अनदर मेमोरी लोकेशन ली है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया है 0 से अगर आप इनिशियलाइज करोगे दैट्स फाइन। अदरवाइज अगर आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो गार्बेज जो भी वैल्यू होती है, जो भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उससे वो इनिशियलाइज हो जाता है। ओके, हमने क्या लिया, एक अनदर मेमोरी लोकेशन लेके रखी है सम। उस सम में हम क्या कर रहे हैं, जो आपका समेशन होगा, जो भी आप दो इंटीजर को सम कर रहे हो उसका समेशन उस मेमोरी लोकेशन में सेव होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, एक सम ले लिया, उस मेमोरी लोकेशन में उस सम को सेव करना था। दैट्स व्हाई मैंने ये मेमोरी लोकेशन एलोकेट की है। नेक्स्ट मुझे क्या करना था, अब मेरे पास क्या है, पहला मेमोरी लोकेशन है, पहले मेमोरी लोकेशन पे एक डेटा सेव है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मेरा एक डेटा सेव है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे अब नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ पॉइंटर, राइट, देयर इज ऑलवेज अ पॉइंटर जो हमें पता लगा है कि अब हमें नेक्स्ट वाले लोकेशन से डेटा उठाना है, अब हमें इस लोकेशन से डेटा उठाना है। ठीक है, तो लोकेशन बताने के लिए कि किस लोकेशन से आपको डेटा उठाना है, हमें एक काउंटर चाहिए होता है, एक पॉइंटर चाहिए होता है। वहाँ से कि पॉइंटर चाहिए कि मुझे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाना है, अब मुझे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाना है। तो जो पॉइंटर है, दैट पॉइंटर हमने उसका नाम दिया है काउंट। ठीक है, उस पॉइंटर का हमने नाम दिया है काउंट, और यू कैन से दैट कि ये एक पॉइंटर है, और यू कैन से दैट कि एक मेमोरी लोकेशन है जो ये चीज़ बता रही है कि कितने नंबर्स का समेशन हो चुका है, अब मुझे किस नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है और कहाँ से डेटा उठाना है। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड अ काउंटर। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट में, अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, इसलिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके रखा है। ओके, अब थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप पे फाइंड सम प्लस एन। सम प्लस एन का मतलब क्या, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द फ्लो चार्ट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एल्गोरिथम। ठीक है, मीन्स फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि एक सिंपलेस्ट वे में आप किसी प्रोसेस को बता सकते हो, एक सिंपलेस्ट वे, एक ईजिएस्ट वे में किसी, जब आप टास्क को एग्जीक्यूट करते हो तो स्टेप बाय स्टेप जो मैनर होता है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द एल्गोरिथम, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एल्गोरिथम। और इसी को अगर मैं थोड़ा डायग्रामेटिक वे, बाय डायग्रामेटिक वे, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन की बात करूँ तो मैं कहूँगी कि अगर आपको एक चीज़ दी जाए कि एक टेक्स्ट फॉर्म में, जैसे सेकेंड एनीवन वांट्स टू कम, क्या अगर मैं ये बात करूँ नॉर्मल, अगर मैं ह्यूमन लाइफ की बात करूँ, अगर नॉर्मल एक पर्सन ह्यूमन है, अगर मैं उसको एक पैराग्राफ दे दूँ जो थ्योरी में लिखा हुआ उसको वो पढ़ना है, ठीक है, और दूसरे में क्या दूँ, दूसरे में उसको एक इमेज दे दूँ जो उसको पढ़नी है। ठीक है, मैंने दो चीज़ें दी, एक पर्टिकुलर पर्सन है, मैंने उसको दो चीज़ें एलोकेट की, मैंने कहा कि दे आर 10 लाइन्स, एक पैराग्राफ है जो उसको पढ़ना है, एंड सेकंड में मैंने क्या कहा कि एक इमेज है, सेम चीज़ की एक इमेज है। ठीक है, सेम चीज़ की जो मैंने 10 लाइन लिखी थी, उस सेम चीज़ की एक इमेज मैंने प्रोवाइड की, और मैंने कहा कि तुम इसको भी देख सकते हो, या तो आप इस पर देखो या तो आप इस पर देखो। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, इमेजेस को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंडसेट वैसे बना हुआ, हमारा ह्यूमन माइंड की लर्निंग वैसे बनी हुई है। तो दैट्स वाई जब हमने उसको इंग्लिश में लिखा, कुछ लोग क्या करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जब नॉर्मल टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं, जब सेम चीज़ को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं देन हम उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं।
ओके मैं इट टोटली डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप चीज़ों को समझ रहे हो, बिकॉज वी आर ह्यूमन वन, राइट। ह्यूमन जैसे कुछ लोग इमेजेस को देख के जल्दी एक्सप्लेन कर लेते हैं, कुछ लोग वीडियोस को देख के एक्सप्लेन जल्दी करते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट को देख के एक्सप्लेन जल्दी करते हैं। तो दैट्स व्हाई एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हमने यहाँ फ्लो चार्ट का मीन सिंपली हम डायग्रामेटिकली उस जो हमारी एल्गोरिथम है हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं, ओके। सेम हमने किया, स्टार्ट करने के बाद सम इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था वो परफॉर्म किया। 5 नंबर्स को मैंने एंटर करा दिया, ठीक है, जो भी आपके नंबर्स है आप उसको एंटर कराइए। एंड नेक्स्ट मेन स्टेप इज सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, क्योंकि ये मेरी एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये मेरी एक मेमोरी लोकेशन है। अब इस मेमोरी लोकेशन में क्या कर रही हूँ मैं, जो भी आपका नंबर है, ठीक है, जो भी आपका नंबर है उसको मैं ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में सम की वैल्यू क्या ली है मैंने, 0। फर्स्ट नंबर आएगा 0, इसलिए इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि 0 में अगर मैं कुछ भी चीज़ ऐड करूँ तो उस नंबर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। 0 में मैं कुछ भी ऐड करूँ तो उस नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं तो 0 से करते हैं, ओके। तो मैंने 0 लिया, फर्स्ट नंबर आया, फर्स्ट नंबर जो भी मैंने एंटर कराया था मैंने फर्स्ट नंबर को लिया। फर्स्ट नंबर जब भी आएगा, लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट नंबर शुड बी योर 1, ओके। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर आपका 1 है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, आपका सम में भी क्या चला जाएगा, 1। राइट नाउ सम में जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे आपका 1 वाला डेटा सेव है, ठीक है। अब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 मीन्स अब अनदर मेमोरी लोकेशन से हमें डेटा को उठाना है, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 मीन्स अनदर मेमोरी लोकेशन से आप अपने डेटा को उठाइए। अनदर मेमोरी लोकेशन पे जाना है, सबसे पहले हमें काउंट की वैल्यू चेक करनी होगी, क्योंकि हमने पहले से बोल के रखा कि हम 5 नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। हमने क्योंकि पहले से एज्यूम करके रखा है हम 5 नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर 5 नंबर्स मेरे ऑलरेडी हो गए, अगर काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 5 यहाँ पे हो गई है, तो इट मीन्स दैट बिकॉज स्टार्टेड फ्रॉम 0, तो इट मीन्स दैट की अगर काउंट की वैल्यू 4 हो गई, बिकॉज स्टार्टेड फ्रॉम 0, ठीक है। अगर मेरी काउंट की वैल्यू 4 हो गई है तो इट मीन्स दैट कि मेरे 5 नंबर्स हो गए। और अगर मेरा काम हो गया, अगर मेरा टास्क फुलफिल हो गया है, तब मैं अनदर पे नहीं जाऊँगी, तब मैं अनदर मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाऊँगी और आई वांट से मैं अपने पॉइंटर को आगे नहीं बढ़ाऊँगी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेकिंग होगी कि काउंट की वैल्यू आपकी कितनी है, आपके 5 जो आपका इंटीजर डेटा थे वो कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए, 5 आपके नंबर्स कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, ओके। अगर आपके 5 नंबर्स कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, अगर आपके 5 नंबर्स कंप्लीट नहीं हुए तो डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा, मुझे नेक्स्ट नंबर पे जाना है, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर इज अ लूप, ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज अ लूप। इसका मतलब क्या है, इस काउंट इज लेस देन 5, अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 5 है, इसका मतलब मेरे 5 नंबर्स कंप्लीट नहीं हुए। अगर 5 नंबर्स कंप्लीट नहीं हुए तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर से जाना है और फिर से मुझे अनदर नंबर को लेना है एंड ऐड करना है, ठीक है। और मुझे कब तक ऐड करना है, जब तक कि मेरे 5 नंबर ऐड ना हो जाए। और जैसे मेरे 5 नंबर्स आपके ऐड हो जाएंगे, जैसे आपके यहाँ 5 नंबर्स ऐड हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सम को प्रिंट करा देंगे। जस्ट अ सेकंड, अनदर पर्सन वांट्स टू कम इन, या ऑलराइट। जैसे हमारे 5 नंबर्स हो जाएंगे, जस्ट अ सेकंड, राइट, या जैसे मेरे 5 नंबर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम सम को प्रिंट करा देंगे। जो भी हमारा सम वाली जो मेमोरी लोकेशन है उसमें जो भी हमारा फाइनल डेटा होगा हम उस फाइनल डेटा को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एल्गोरिथम। जब हम स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल इंग्लिश मैनर में लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। जब हम इसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट। और जब हम इसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द कोडिंग, ठीक है। सेम चीज़ है, तीनों को एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के भी डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। क्योंकि दैट इज नॉर्मल जो आपकी डे टू डे लाइफ में भी होता है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि एक ही चीज़ को मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ, मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ, हो सकता है कि मेरा उस कॉन्टेक्स्ट को बोलने का तरीका अलग हो, सामने वाले को सेम बोलने का तरीका, उसी सेंटेंस को बोलने का तरीका अलग हो। बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आई एम जसप्रीत, ठीक है, कोई अनदर पर्सन क्या बोलेगा, माई नेम इज जसप्रीत, और कोई अनदर पर्सन बोल सकता है माई सेल्फ जसप्रीत, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट है, एक ही टास्क है, लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करें। सिमिलरली कोई भी एप्लीकेशन होती है, कोई भी प्रोग्रामिंग कोई भी आपका टास्क होता है, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के हर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं।
मैं कहूँ कि मैंने सम किया, ये सम किया, दिस इज अ वन पर्टिकुलर प्रोसीजर कि सम को हम ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते, सॉरी, दिस इज एक्चुअली वन पर्टिकुलर प्रोसीजर जैसे हम इस सम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अनदर पर्सन किसी और पर्सपेक्टिव से भी कर सकता है। देखो इट टोटली डिपेंड, क्योंकि सेम ही टास्क को परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली, जो हमारा बेसिक लॉजिक, जो हमारा मेन लॉजिक है वो सेम रहेगा, लेकिन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। ओके हो सकता है कि मैंने आपको इतने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए, मैंने एरे पढ़ाया है, मैंने आपको लिंक लिस्ट पढ़ाया है, आपको स्टैक पढ़ाया है, ट्री पढ़ाया है, क्यूब पढ़ाया है, तो अब मेन चीज़ क्या है कि ये एल्गोरिथम है, डेफिनेटली ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है। एल्गोरिथम का मीन्स क्या है कि कोई वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही है, अब पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टास्क में क्या हो रहा है, डेटा आपका स्टोर होगा, डेटा आपका रिट्रीव भी होगा, ठीक है। ऑपरेशन में कुछ ऑपरेशन है वो भी आपके परफॉर्म होंगे, ओके। तो जब आपका डेटा स्टोर हो रहा है, डेफिनेटली डेटा स्टोर आपका कहाँ हो रहा है, मेमोरी में हो रहा है, डेटा रिट्रीव आपका मेमोरी से होगा, कैलकुलेशंस आपकी मेमोरी में होंगी, इट मीन्स दैट डेटा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आ गया, राइट। इट मीन्स दैट यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर भी आएगा, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आर रिलेटेड टर्म्स, बहुत मैं बोलूँगी कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। एल्गोरिथम का मीन्स क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का स्टेप बाय स्टेप मैनर, लेकिन जब भी हम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम डेटा को सेव कर रहे हैं मेमोरी में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट जब हम डेटा को सेव कर रहे हैं, इट मीन्स दैट क्या कर रहे हैं, हम विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक, हम कुछ डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम कुछ डेटा को सेव कर रहे हैं आपके मेमोरी में, देन हम आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की, विद द हेल्प ऑफ सीपीयू हमने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की, देन हम जो भी हमारा आउटपुट है हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट करते हैं, डेफिनेटली जब हम किसी भी एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि उस कोडिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कि ऑल अबाउट द डेटा। कोई टास्क भी हम परफॉर्म करें तो इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी टास्क इज रिलेटेड टू द डेटा, हमें उस डेटा को सेव करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना कि 5 नंबर्स है मेरे, ठीक है, 5 नंबर्स इज ऑल्सो अ डेटा। सम में मैंने 0 सेव किया, यानी कि मेमोरी लोकेशन में मैंने 0 को सेव किया है, ठीक है। मैं 5 नंबर्स को मेमोरी लोकेशन में सेव कर रही हूँ, और मेमोरी लोकेशन में सेव करने का मीन्स क्या है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने होंगे, राइट, क्योंकि डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना, ये एल्गोरिथम है, चाहे मैं इसको कोड में लिखूँ, अल्टीमेटली मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डेटा को रिप्रेजेंट करने की वेज क्या है, विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है, इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज एरे, वी हैव टू यूज प्रिमिटिव एज वेल नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ इंटीजर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर था, इट मीन्स दैट अगर मैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैंने इंटीजर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो गया, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे 5 है, मुझे 5 इंटीजर्स को सेव करना है, तो मैंने क्या किया, नॉर्मल जो आपकी 5% इंटीजर्स को मुझे सेव करना था, तो डैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में भी कर सकते हैं, और डैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 5 नंबर को सेव करना है। अगर मुझे इन 5 नंबर को सेव करना है कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में, तो विद द हेल्प ऑफ एरे में इसको रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। इन माई कोडिंग विद द हेल्प ऑफ एरे में इसको रिप्रेजेंट करूँगी। और अगर मुझे नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में इसको सेव करना है, तो विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट में इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट की एल्गोरिथम है, डेफिनेटली दिस इज द एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप मैनर टू रिप्रेजेंट एनीथिंग, ठीक है। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप मैनर टू रिप्रेजेंट एनीथिंग। तो हमने क्या किया, उसको नॉर्मल इंग्लिश में पहले रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे मैंने नॉर्मल इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया, दैट्स कॉल्ड द एल्गोरिथम। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द फ्लो चार्ट, ओके। डिफरेंट हर एक पर्सन का अलग अलग, और कहते हैं कि अलग अलग विजन हो सकता है एल्गोरिथम से, हर एक पर्सन का कि एक अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है किसी सेम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी और वे में रिप्रेजेंट किया, उसने किसी और वे में रिप्रेजेंट किया। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन कि कैसे वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहता है, ऑलराइट। तो जब हम इसको कोडिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम इसको कोडिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो डेफिनेटली इन कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी हैव टू डिफाइन कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये डेटा आपका जो है ऑर्गेनाइज कैसे होगा। तो फॉर डैट हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी बोला कि इंटीजर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम एरे से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कि आपको किसको किससे इम्प्लीमेंट करना है। डेफिनेटली हर डेटा स्ट्रक्चर की अपनी
पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, अपने नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हर डेटा स्ट्रक्चर के एक्चुअली अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, अपने नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इट मीन्स दैट कि जब हम विद द हेल्प ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर किसी डेटा को सेव करते हैं, किसी डेटा को जब इंसर्ट करते हैं या फिर किसी डेटा को हम डिलीट करते हैं या फिर कोई भी हम बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इट ऑलवेज टेक अ टाइम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मैंने विद द हेल्प ऑफ एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, लिंक इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर, ट्री इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। हम किसी भी तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों बना के रखे हैं? क्योंकि डेफिनेटली जब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जब हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं, डेटा को सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि जब आपने देखा होगा जब भी आप किसी कोड को भी एग्जीक्यूट करते हो, कोड को एग्जीक्यूट करने में हमेशा पर्टिकुलर कुछ टाइम आता है। वाई टाइमिंग क्यों आ रही है? क्योंकि वो आपके कोड के हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि सम इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ओके। आपके कोड डेफिनेटली इसके पहले भी और स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं अगर बेसिक स्टेप्स की बात करूँ तो अगर ये मेरा फर्स्ट स्टेप है सम इज इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली हमने किया क्या है? अल्टीमेटली हमने सम नाम की मेमोरी लोकेशन, हमने एक मेमोरी लोकेशन को एलोकेट किया है विद द नेम ऑफ सम, और उसमें हमने 0 वैल्यू को इंसर्ट किया। जब हम ये टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, ठीक है। हर स्टेप को, इनफैक्ट मैं हर स्टेप को परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हम स्टेप को परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली इट टेक टाइम, ठीक है। तो जब भी आप किसी एल्गोरिथम को या लॉजिक को, कोड को जब आप एग्जीक्यूट करते हो इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, ठीक है। वो जो टाइम होता है, आपको कितना टाइम लगा, ठीक है। हो सकता है कि जब आप एरे से किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करो तो आपका टाइमिंग कुछ और लगे, लिंक लिस्ट से जब आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करो तो आपका टाइमिंग कुछ और है, किसी अलग डेटा स्ट्रक्चर से आप यूज़ करो उसका टाइमिंग कुछ और है। सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट वे से लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही प्रॉब्लम होगी और सेम प्रॉब्लम 10 लाइन्स ऑफ कोड में भी लिखी जा सकती है, 25 लाइन्स ऑफ कोड में भी लिखी जा सकती है, 30 लाइन्स ऑफ कोड में भी लिखी जा सकती है। एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। डेफिनेटली अब 10 लाइन्स को अगर एग्जीक्यूट करूँगी, डेफिनेटली उसका टाइम अलग होगा। अगर मैं 15 लाइन्स में एग्जीक्यूट करूँ, डेफिनेटली उसका टाइम अलग है, और अगर मैं 30 लाइन्स में एग्जीक्यूट करूँ, डेफिनेटली उसका टाइम अलग है। इट मीन्स दैट कि जितने भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, जितने भी मैं डेटा को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, कि हर स्टेप में आप देखो, हर स्टेप में एवरी स्टेप, हर स्टेप में क्या हो, हर स्टेप में टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पहले मेमोरी को एलोकेट कर रही हूँ, देन उसमें सेव कर रही हूँ, ठीक है। अनदर मेमोरी लोकेशन को एलोकेट किया, देन सेव किया, हर बार यूजर से इनपुट ले रही हूँ, ठीक है। हर स्टेप में टाइम लग रहा है, एज वेल एज मेमोरी लग रही है, एज वेल एज स्पेस लग रहा है, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे मेन फैक्टर, टाइम लग रहा है, डेफिनेटली हर स्टेप को एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा है, एंड सेकंड मेन फैक्टर इज स्पेस लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हर डेटा जो है मेरा सेव होगा, मेरा डेटा सेव होगा, एंड देन इन अपकमिंग टाइम, इन फ्यूचर टाइम, वहाँ पे जो भी प्रोसेस होने के बाद वो डेटा वहाँ से रिट्रीव भी होगा। यानी कि स्पेस चाहिए हमें डेटा को सेव करने के लिए, स्पेस चाहिए हमें, और जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं तो हर स्टेप को एग्जीक्यूट कराने के टाइम भी लग रहा है। तो मेनली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम में जो मेन जो पोर्शन है वो क्या है, टाइम एंड स्पेस। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उस टास्क को परफॉर्म करने की, जब मैंने कोई एल्गोरिथम बनाई, जब मैंने कोई स्टेप बाय स्टेप मैनर बनाया, तो कितना टाइम लग रहा है और वो कितना स्पेस ले रहा है मेरी मेमोरी में जाके। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्चुअली में ये दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि टाइम एंड स्पेस। हो सकता है कि मैंने सेम टास्क को इम्प्लीमेंट किया एरे से, तो उसका टाइम स्पेस अलग है। दूसरे को परफॉर्म किया, सेम टास्क को परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट, उसका टाइम स्पेस अलग है। विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, तो उसका टाइम स्पेस आपका अलग है। एक पर्सन है, उस पर्सन ने सेम टास्क को परफॉर्म किया, लेकिन मैंने कहा ना कि एक ही टास्क को परफॉर्म करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं, बिकॉज वी आर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो हो सकता है उसने
सेम टास्क को परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ 10 लाइन्स, किसी ने किया 25 से, किसी ने किया 30 से, तो उसका टाइम और स्पेस क्या है, नेक्स्ट वाले का टाइम और स्पेस क्या है, उसका नेक्स्ट का टाइम और स्पेस क्या है। हमें हमेशा अपने कंप्यूटर में, हमें हमेशा जो भी हम कोड लिखते हैं या फिर जो भी हम एग्जीक्यूशन लिखते हैं, नॉर्मल अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करूँ, ह्यूमन भी जब भी कोई टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, तो वो क्या चाहता है, जल्दी से जल्दी वो टास्क परफॉर्म हो, टाइम कम से कम लगे, हम जल्दी से जल्दी काम कर पाए, ठीक है। हमेशा हम लोग यही चाहते हैं कि टास्क जल्दी से जल्दी परफॉर्म हो, टाइम कम से कम लगे। सेम हम यहाँ पर भी कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करें तो हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा कोड है, जो हमारा टास्क है, सॉरी, वो जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो, ठीक है, वो जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो, कम से कम टाइम लगाए और कम से कम मेमोरी को यूज़ करे। ओके, दैट्स वाई जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं, जब भी हम कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं, उस एल्गोरिथम को लिखने से पहले, नॉट लिखने से पहले डेफिनेटली, ओके, जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं या फिर जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कोई कोड लिख रहे हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम पता लगाने की कोशिश करते हैं मैनुअली, ठीक है, फर्स्टली मैनुअली, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड, ठीक है। फर्स्टली आप थियोरेटिकली आप मैनुअली आप चेक कीजिए, क्योंकि कोड जब हम लिखते हैं वैसे हमारे पास पेन पेपर होगा या फिर नोट पैड होगा, किसी एप्लीकेशन में हम कोड लिख रहे हैं, तो फर्स्टली मैनुअली यू हैव टू डिफाइन कि कितना टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने में, कितना स्पेस लेगा। फर्स्टली यू हैव टू मैनुअली डिफाइन, देन आफ्टर दैट डेफिनेटली जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो कोड को, तो किसी आप IDE में एग्जीक्यूट करोगे तो वो डेफिनेटली आपको बता देगा कि इसने कितनी स्पेस लेके रखी है और कितना टाइम एग्जीक्यूशन में लेके रखा है। वाई वी हैव टू नो अबाउट कि कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पेस लग रहा है, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, ओके, वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमें पता होना चाहिए इसको कितना टाइम लगेगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ कोड रन होते हैं जो 6-6 महीने तक रन हो रहे हैं, ठीक है, कुछ कोड ऐसे, बिकॉज वी आर लिविंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर लिविंग इन रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग वर्ल्ड, कुछ कोड्स तो ऐसे हैं जो 6-6 महीने से रन होते हैं, ठीक है, और उनको रन कराने के लिए बहुत इनफ मेमोरी में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होती है। तो फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट इट, कितना टाइम कितना स्पेस लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप मैनुअली पता लगा सकते हो, डेफिनेटली जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो पता चल ही जाएगा कितना टाइम और कितना स्पेस लग रहा है। जब भी मैं बात कर रही हूँ कि टाइम और स्पेस लग रहा है, तो एक वाई हमने वही तो बोला कि वाई वी आर यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, वाई वी हैव टू यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वाई वी हैव टू यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग लैंग्वेज, बिकॉज जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट वेज यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइम लगेगा, डिफरेंट स्पेस लगेगा, और जिसमें मुझे कम टाइम लगता है, मुझे कम स्पेस लगती है, मुझे जो भी अप्रोप्रिएट लगता है, मैं उस वाली टेक्नोलॉजी को या फिर उस वाली टेक्निक को मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। टाइम एंड स्पेस का मेजॉरिटी ट्रेड ऑफ रहता है, ठीक है, मैं बता रही हूँ टाइम और स्पेस का हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है। ट्रेड ऑफ मीन्स क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम क्या चाहते हैं कि हमारा टाइम भी कम से कम लगे, हमें स्पेस भी कम से कम लगे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम यही चाहते हैं कि हमें टाइम भी कम से कम लगे, हमें स्पेस भी कम से कम लगे, बट ऐसा होता नहीं है। जब हमें टाइम कम से कम लगता है तो हमें स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें स्पेस कम लगता है तो हमें टाइम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ, ठीक है। बैलेंस, इनको बैलेंस करना इज़ अ वेरी मच डिफिकल्ट है, ओके। ये जो मैंने अभी बताया कि टाइम की हमें रिक्वायरमेंट है, हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है, किसी भी एल्गोरिथम में, किसी भी मैं बोलूँ किसी भी एल्गोरिथम या किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव टू नो अबाउट इट कि टाइम कितना लग रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि स्पेस कितनी लग रही है, ठीक है। जब भी बात करूँ टाइम कितना लग रहा है, जब भी बात करूँ स्पेस कितनी लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एल्गोरिथम की एनालिसिस कर रहे हैं। एल्गोरिथम एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी एल्गोरिथम की एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कराने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितनी स्पेस लग रही है, आपको ये बताना है। दैट्स कॉल्ड द एनालिसिस, ठीक है। तो इसको एल्गोरिथम एनालिसिस भी बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कोड है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, या फिर आपका कोड कितना सिंपल है। फिर अगर आपका कोड सिंपल है, इट मीन्स दैट कि वो टाइम कम से कम लेगा, स्पेस भी अकॉर्डिंग टू दैम लेगा, ठीक है। और आपका टेस्ट अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कोड है वो कितनी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कितने टास्क को परफॉर्म कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक माय कनेक्शन इज लॉस्ट। जस्ट अ सेकेंड गाइस।
is visible? There's a problem. My screen is हाँ visible. मैम Screen is visible. नो मैम इट्स नॉट visible. It's not No visible. मैम इट्स blank. Okay, just a second. It's visible now. No it's visible. Okay, it's Yes ma'am. okay. It's now visible. All right, fine. हाँ, actually मैं I have talked about कि algorithm analysis, right? When I'm talking about algorithm analysis का means क्या होता है कि हमारी algorithm को execute करने के लिए कितना time लगेगा and कितना space लगेगा. That's actually called the algorithm analysis. इसी को हम लोग complexity analysis भी बोल सकते हैं या algorithm complexity analysis भी बोल सकते हैं. It means that कि आपकी जो algorithm है वो कितनी complex है, ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी सिंपल है. ठीक है, कि मैं बोलूँ कि मैंने अभी बोला ना कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट वेज है. कुछ 10 लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, कुछ 25, कुछ 30 लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, राइट. तो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का एक सिंपल वे भी हो सकता है, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ ना. इट टोटली डिपेंड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने प्रॉब्लम को कितना समझा है. उसके अकॉर्डिंग वो एल्गोरिथम को लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लॉजिक को लिखते हैं, राइट. तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही यही होगा कि आप किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने स्टेप्स में रिप्रेजेंट करते हैं, कितना टाइम लगेगा उसको, कितना स्पेस लगेगा उसको एग्जीक्यूट होने के लिए. दैट्स व्हाट वी कॉल द कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और यू कैन से द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. ठीक है. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम और कॉम्प्लेक्सिटी algorithm analysis, so you can see there are some code. Okay, there are some code I am talking about. कि कैसे हम टाइम को या फिर मैं बोलूँ कैसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, कैसे हम किसी एल्गोरिथम की एनालिसिस कर सकते हैं, किसे हम आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बेसिस ऑफ दैट. ठीक है, आई एम डोंट वांट टू गो टू द डिटेल बट बेसिस ऑफ दैट कि कैसे हम किसी छोटे पर्टिकुलर एल्गोरिथम की हम टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, हम स्पेस एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, टाइम एनालिसिस इज अ वेरी मच इजी वन. ठीक है, दैट्स व्हाई हम टाइम एनालिसिस की बात करेंगे. स्पेस एनालिसिस इज नॉट इन दिस लेवल, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पार्ट. बट टाइम एनालिसिस हम कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर कोड की या फिर किसी पर्टिकुलर कोड के पोर्शन की. ओके, लेट्स सी दिस वन. ओके, दिस इज अ वन एग्जांपल. ओके, लेट्स सी दिस वन, दिस कैन बी अ वन एग्जांपल. जब भी मैं बात करूं कि okay, let's just firstly have to read these lines. Okay, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? For I starts from 1. ठीक है, for I starts from 1 to length of A. Okay, A is a kind of array here. ठीक है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि A यहाँ पे क्या है, एक एरे है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ A लिख रही हूँ या फिर मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि लेंथ ऑफ A इज 5. जस्ट एज्यूम दैट कि लेंथ ऑफ A जो है मेरी 5 है. ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ A जो है एन नंबर n है. ठीक है, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ लेंथ ऑफ ए एनी नंबर n है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लूप है वो क्या करेगा, i इज इक्वल टू 1 से चलेगा एंड n तक जाएगा. n कैन बी एनी नंबर. ठीक है, n कैन बी 5, n कैन बी 10, n कैन बी एनी नंबर. मीन्स ये एक लूप है, ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर कोड में बोल सकते हैं, पर्टिकुलर एल्गोरिथम में बोल सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर स्टेप है. ठीक है, राइट नाउ आई वांट टू गो टू द पर्टिकुलर स्टेप बट पूरा एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होती है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि फॉर लूप है, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ फॉर लूप. फॉर लूप है, आई से चल रहा है, आई इज इक्वल टू 1 से चल रहा है और एन तक जाएगा, लेंथ ऑफ एज एन तक जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एन टाइम्स फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एन, यानी कि एन टाइम्स जो इसके अंदर की जितनी भी लाइन्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. राइट, एन टाइम्स जितनी भी इसके अंदर की लाइन्स हैं वो एग्जीक्यूट होगी. मीन्स ये लूप फॉर इक्वल टू आई इक्वल टू 1 के लिए चला तो ये लाइन्स एग्जीक्यूट हुई. ठीक है, डेफिनेटली इफ और एल्स है तो कुछ लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी, कुछ नहीं होंगी. बट लूप चल रहा है तो लूप के अंदर कुछ लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 2 के लिए होंगी, फॉर आई इक्वल टू 3 के लिए होंगी, फॉर आई इक्वल टू 4 एंड सो ऑन फॉर आई इक्वल टू एन के लिए होंगी. ठीक है, अगर मैं ये लेट्स सपोज मान के चलूँ कि जो अंदर वाली लाइन्स है उनकी कॉस्ट इन द सेंस क्या होता है कि अगेन अब आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट का मतलब क्या है कि उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट का मतलब ये मान के चल रही हूँ कि उन लाइन्स को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है. लेट्स सपोज मैं मान लेती हूँ कि इन लाइन्स को एग्जीक्यूट होने में स्मॉल सी टाइम लगता है.
ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट कि अगर मैं इन लाइंस को एग्जीक्यूट कराएं तो इन लाइंस को एग्जीक्यूट होने में अगर स्मॉल सी टाइम लग रहा है तो पूरा इस कोड को रन कराने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो लाइंस हैं वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी। हर लूप के लिए, हर स्टेप के लिए ये लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं और एक बार इसको एग्जीक्यूट कराने में टाइम लग रहा है c। ठीक है, तो n बार अगर ये लाइन्स एग्जीक्यूट हुई तो टोटल कितना टाइम लगेगा, n मल्टीप्लाई सी। वही यहाँ पे लिखा है n मल्टीप्लाई सी एंड प्लस सी। ये जो प्लस सी जो अनदर वाला सी है, ये अनदर सी आप ये बोल सकते हो कि डेफिनेटली ये कोड है। ठीक है, एक बेसिक कोड है, इसमें हमने ऊपर वेरिएबल्स भी इनिशियलाइज करके रखे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे सम इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करके रखे थे ना। तो वो जो लाइन्स है वो डेफिनेटली एक एक बार एग्जीक्यूट हो रही है। स्टार्टिंग में जब कोड रन होगा एक एक बार एग्जीक्यूट होंगी, उनका भी कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा, उनका भी कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट होगी। कॉस्ट मीन्स पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, तो वो अगर मैं मान के चलूँ वो जो कॉस्ट है वो ये अनदर वाली कॉस्ट है, वो स्मॉल सी वाली कॉस्ट है। ओके, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है, मुझे इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं एज्यूम करके चलूँगी डेफिनेटली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेनली जो होती है ना वो हमेशा किसी भी एल्गोरिथम्स में हमेशा हम लोग लूपिंग की चेक करते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन की चेक करते हैं, किसी पर्टिकुलर लूपिंग की चेक करते हैं। जो आपका इनिशियलाइजेशन होता है जैसे सम इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0, हम उसकी चेक नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वो जो इनिशियलाइजेशन वाला टर्म्स होते हैं ना वो मेजॉरिटी एक या फिर कुछ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है, मैं नहीं कहूँगी हर टाइम, मैं कहूँगी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक एक बार ही एग्जीक्यूट होते हैं। और जब कोई चीज़ एक एक बार एग्जीक्यूट हो रही है डेफिनेटली इसका मतलब क्या हुआ कि वो कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। और कांस्टेंट को हमेशा हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो एल्गोरिथम जब हम मैथ्स के एनालिसिस करने चाहते हैं ना तो जो भी कांस्टेंट चीज़ होती है ना हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, हमेशा हम वेरिएबल्स पे ध्यान देते हैं क्योंकि वेरिएबल्स पे हमें पता लगाना होता है कि कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि वो जो लूप है वो कितनी भी बार रन हो रहा है, मेनली हम लोग वेरिएबल्स पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जब भी हम मैथ्स में इस एक्चुअली मैं कहूँगी इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कि जब भी हम मैथ्स में किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो जो भी कांस्टेंट होता है ना, जैसे अगर हम इक्वेशन में लिखते हैं, जैसे मैं लिखूँ कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जब भी मैं लिखूँ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड b इज अ कोफिशिएंट एंड y इज इक्वल टू ए एक्स का मेन थिंग, मेनली जो आपकी लाइन होती है ना वो y इज इक्वल टू ए एक्स से फॉर्म होती है। b से हमें क्या पता चलता है, डेविएशन। ठीक है, कि वो लाइन कहाँ डाइवर्ट होगी कहाँ डाइवर्ट नहीं होगी। मेनली मैथ्स में भी जो हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन चेक करते हैं वो वेरिएबल्स चेक करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हमेशा इग्नोर करना है, ठीक है, बट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस हमेशा इग्नोर करते हैं। तो तभी मैंने कहा कि जब मैंने यहाँ पे बोला कि ये सी है, सी मीन्स ये वो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वो कॉस्ट है आपकी जो आपके इनिशियलाइजेशन वेक्टर या फिर जो एक एक बार एग्जीक्यूट हो रहे थे उससे आ रही थी। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ ना लिखूँ डजेंट मैटर। ओके, बट अगर मैं इस टर्म की बात करूँ एन मल्टीप्लाई सी, इसका मतलब क्या हुआ, एन इज अ वेरिएबल। ठीक है, एन कैन बी 5, एन कैन बी 10, एन कैन बी 20, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यूजर। ओके, क्योंकि ये मीन्स डिफाइन करेगा कि ये आपकी लाइंस कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी, आपका टाइम मेनली इस लूप पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं हम लोग इसलिए लेते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारा उसी लूप पे डिफाइन होता है, उसी जो वेरिएबल्स पोर्शंस होते हैं उसी पे डिफाइन होता है। तो जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है हम उसको ही देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि ये लूप आपका रन हुआ, एन टाइम्स रन हो रहा था और इनको जो अंदर की लाइन्स को एग्जीक्यूट होने में सी टाइम लग रहा है, सी कॉस्ट लग रहा है, तो टोटल टाइमिंग क्या हो गई, एन मल्टीप्लाई सी। क्यों, क्योंकि पहले वाले को एग्जीक्यूट करने में सी लगा, फिर देन दूसरे को एग्जीक्यूट करने में सी लगा, फिर तीसरे को, चौथे को, फिर फाइनली क्या हुआ कि एन टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, दैट्स व्हाई टोटल कॉस्ट हो गया वो हो गया एन मल्टीप्लाई सी। ठीक है, एंड प्लस सी आर अनदर वंस जो इनिशियलाइजेशन थे उसके अकॉर्डिंगली आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये इनिशियलाइजेशन था काउंट इज इक्वल टू 0, मैंने पहले कहा कि एक बार एग्जीक्यूट हो रहा तो यू कैन इग्नोर दैट। ओके, तो हमने इसको इग्नोर किया एंड मेन आपके इस लूप पे आता है। यहाँ पे क्या लिखा हो, वो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस। फिर एक नेस्टेड लूपिंग है, यानी कि लूप के अंदर लूप। ठीक है, पहले बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट होता है, देन अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं बाहर वाले लूप को स्टार्ट करूँ, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 के लिए नेक्स्ट वाली लाइन जो भी इसके अंदर की जितनी भी लाइन्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आई इज इक्वल टू 0 जैसे जहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हुई 0, जे इज लेस देन 0,
अगर j इज लेस देन 0 है, j इज लेस देन 0 डेट नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे i की वैल्यू 0 थी, i की वैल्यू 0 थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर वाइल लूप में जाएंगे। अंडर वाइल लूप में जितनी भी आपकी लाइन हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करने लगे तो मैंने देखा कि अंडर वाइल जो लाइन है इसको लूप था। वो जो लूप स्टार्ट होगा वो j इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो j इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, देन देयर इज वन कंडीशन, हमें इस कंडीशन को चेक करना है, देन आपको रिप्लेस चेक करना है। ठीक है, i इक्वल टू 0 था, i इक्वल टू 0 को मैंने यहाँ पे रखा, मैंने कहा j इज लेस देन 0, क्या j की वैल्यू लेस देन 0 है, मैंने कहा नो, j की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू राइट नाउ क्या है, 0 है। मैंने यहाँ पे चेक किया था j की वैल्यू लेस देन 0 है, मैंने कहा नो, अगर j की वैल्यू लेस देन 0, अगर ये वाली आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो अंदर वाला लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जो अंदर वाली स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, आप इस लूप से बाहर निकल के आप ऊपर वाले लूप पे आ सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन i इज इक्वल टू 0 इट विल रन 0 टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन आपकी फेल होगी, j इज लेस देन 0 फेल हो गया, क्योंकि j की वैल्यू 0 थी और इसमें बोला था j की वैल्यू 0 से कम है, कहने का नहीं। तो अगर ये वाली कंडीशन फेल हो गई तो ये वाले लूप में हम नहीं जाएंगे, हम इसके ऊपर वाले लूप में बाहर आ जाएंगे। दैट्स व्हाई लिखा कि व्हेन i इज इक्वल टू 0 इट विल रन 0 टाइम। जैसे ये i इज इक्वल टू 1 होगा, दैट ये i प्लस प्लस है, i प्लस प्लस है फिर आगे बढ़ेगा, i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और i इज इक्वल टू 1 में क्या करूँगी, j इज लेस देन 1, क्या j की वैल्यू लेस देन 1 है, तो मैंने यस j की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, बिकॉज j इज इक्वल टू 0, तो फॉर j इज इक्वल टू 0 ये वाला लूप रन होगा। ठीक है, फिर हम करेंगे j प्लस प्लस, j प्लस प्लस का मीन्स अब राइट नाउ j की वैल्यू होगी 1, फिर से अगेन चेक करेंगे कंडीशन, क्या j की वैल्यू 1 से कम है, मतलब नो, j की वैल्यू 1 से कम नहीं, j की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, यानी कि ये लूप फिर से नहीं चलेगा, फिर से ये कंडीशन फेल होगी, फिर हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, यानी कि फॉर i इक्वल टू 1 के लिए ये कितनी बार चला, 1 टाइम। ठीक है, ऐसे ही हम i इक्वल टू 2 3 करते रहेंगे जब तक कि पूरी बार की वैल्यू एंड तक ना जाए, जब तक हम एंड तक इस लूप का एग्जीक्यूट ना करें। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ पैटर्न, इट्स अ काइंड ऑफ अ पैटर्न कि i इज इक्वल टू 0 के लिए 0 टाइम चल रहा है, i इज इक्वल टू 1 के लिए 1 टाइम चल रहा है, i इज इक्वल टू 2 के लिए 2 टाइम, एंड सो ऑन, एन टाइम तक चलेगा। और अगर मुझे इसकी एल्गोरिथम एनालिसिस करनी है, अगर मुझे इसका पता लगाना है कि कितना टाइम इसको लगेगा, तो फॉर डैट हम क्या करेंगे, हम टोटल टाइमिंग निकालेंगे। टोटल टाइमिंग का मतलब क्या हुआ, ये जो आपके टाइम्स आए 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कि पहले वाले के लिए 0 आया, दूसरे के लिए 1 आया, तीसरे के लिए 2 आया। ठीक है, एंड अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो लास्ट के लिए क्या आएगा, n-1। ओके, दिस इज मैथमेटिक्स एक्चुअली, लास्ट के लिए क्या आएगा, लास्ट के लिए डेफिनेटली आएगा n-1, ये n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या था, i इज इक्वल टू 0, यानी 0 का 0 टाइम, 1 का 1 टाइम, 2 का 2 टाइम, अब आई एम टॉकिंग अबाउट कि i इज लेस देन n, लेस देन n का मतलब मैक्सिमम कितना जाएगा, n-1, i इज लेस देन n है, तो i इज लेस देन n का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम कितना जाएगा, n-1, तो फॉर n-1 इज n-1। ठीक है, i इज लेस देन n है, यानी कि n-1 तक जाएगा, यानी कि n-1 के लिए हम n-1 तक एग्जीक्यूट करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ n-1। अब मुझे इन सबको सम करना है, तो इन सबका समेशन मैथ्स में होता है। ठीक है, अर्थमेटिक समेशन फॉर्मूला होता है मैथ्स में, जब इन सबको सम करते हैं तो समेशन आपका n मल्टीपल n-1 डिवाइड बाई 2 आता है। इसको और अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको और सॉल्व करने में क्या है, n मल्टीपल n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज n स्क्वायर, फिर माइनस n डिवाइड बाई 2, और इसके अगर मैं सॉल्व करूँ तो देयर इज n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमेशा जो मेजर पार्ट होता है, हमेशा जो मेजर वाला जो कोफिशिएंट, जैसे मैंने कहूँगी यहाँ पे n भी है n स्क्वायर भी है, तो कौन बड़ा है यहाँ पे n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर इज द टाइम जो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो मेजर वाला पोर्शन है, जो अपर बाउंड वाला पोर्शन है मेरा। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है जो मेरे कोड में जो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, दैट मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन क्या हुआ, स्क्वायर वाला, n स्क्वायर वाला। अगर यहाँ पे n स्क्वायर n क्यूब होता तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन मेरा क्या होता है, n क्यूब वाला। ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जब हम लेते हैं ना, कौन सा मेजॉरिटी ऑफ द वेरिएबल, कौन सा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मेरी एल्गोरिथम को इफेक्ट कर रहा है, दैट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जब हम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे n स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब मैंने n स्क्वायर को लिया और मैंने कहा कि दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो मेरी एल्गोरिथम में टाइमिंग को इफेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने ये बोला कि दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो मेरे एल्गोरिथम में टाइमिंग को इफेक्ट कर रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन को जब भी मुझे दिखाना होता है तब मैं दिखाती हूँ बिग ओ से, इसको बोलते हैं बिग ओ।
बिगो के बाद ब्रैकेट में लिखूंगी जो मेजॉरिटी वाला टर्म जो इफेक्ट कर रहा है मेरी रनिंग टाइम एल्गोरिथम में, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द बिग ऑफ एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक्चुअली मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को शो करने के 3 मेथड होते हैं। बिग ओ, इसको बिग ओ बोलते हैं, इसको थीटा, ओमेगा बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। बिग ओ का मतलब क्या है, अपर बाउंड। अपर बाउंड मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, कहाँ पे मेरा टाइम इफेक्ट कर रहा है। कहते हैं ना कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा मेरे कोड को एग्जीक्यूट होने में, और मैं बोलूँगी मैक्सिमम जो वेरिएबल है वो कौन सा है जो मेरे कोड को एग्जीक्यूट होने में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे उसको शो करना है दैन हमें बिगो से शो करती है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बिगो एंड स्क्वायर लिखा क्योंकि मेजर पोर्शन मैंने उठाया था। और अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की बात करूँ, ओमेगा का मतलब क्या है, मिनिमम टाइम कितना लगेगा मेरे कोड को एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। मिनिमम जो छोटे छोटे वेरिएबल्स है वो कौन से हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं आपके कोडिंग को, आपके एल्गोरिथम के, सॉरी आपके एल्गोरिथम की टाइम को, तब हम ओमेगा से शो करते हैं। यहाँ पे बस बिगो की जगह ओमेगा लिख देंगे। ऐसा एक्चुअली टर्मिनोलॉजी टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ में मुझे हमें पता होता है ना कि मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी। मेरे कोड को एग्जीक्यूट होने में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा। और दैट टाइम की पॉसिबिलिटी मैं ये बोल दूँ कि एक पर्टिकुलर रेंज दे दूँ कि इतने से इतना टाइम ही लगना चाहिए मेरे कोड को एग्जीक्यूट होने में, मीन्स दिस कैन बी मैक्सिमम और दिस कैन बी मिनिमम। तब हम उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी हमेशा क्या करते हैं, मेजॉरिटी ओके ऑब्वियस सी बात है, हमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें क्या देखना होता है कि मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, मैक्सिमम वेरिएबल कौन सा इफेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई हमेशा हमेशा आपने देखा होगा जब भी हम एल्गोरिथम का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करते हैं, तो जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बिगो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा मैक्सिमम चीज़ चेक करनी होती है कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमें टाइम को ही तो कम करना है, ठीक है। अंडर रिप्रेजेंटेशन भी है, डेफिनेटली देयर इज अंडर रिप्रेजेंटेशन एज वेल कि लोअर बाउंड कितना है, कितना कम टाइम लग रहा है, मिनिमम कौन सी वैल्यू इफेक्ट कर रही है, या फिर हम एक पर्टिकुलर टाइट बाउंड का मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज में हम हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर रेंज दे देंगे कि उतना ही टाइम लगना चाहिए, इतना ही मैक्सिमम उतना ही मिनिमम टाइम होना चाहिए मेरे एल्गोरिथम को रन कराने के लिए। दिस ऑल आप कैसे भी अपने एल्गोरिथम अपने कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम बिगो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Alright guys, this is all for today's lecture. Any doubt? I will let you know. Yeah, just a second, I have to stop the file. There's a problem screen sharing. Yeah guys, any doubt? Yeah. No, ma'am. Alright, then I will take next class by tomorrow. Okay, thank you class. Thank you, ma'am.